अस्सलाम वालेकुम। आई एम हैदर अली बिजारानी। आज मैं रिव्यू देना चाहता हूँ बुक द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान अ स्टडी इन नेशनलिज्म बाय सर के अजीज़। अब जो इस बुक के जो चैप्टर हैं वो हैं 7 चैप्टर, और आज जिस पे मैं रिव्यू देना चाहता हूँ वो है चैप्टर नंबर फर्स्ट, द हिस्टोरिकल फैक्टर 1। अब यहाँ पे मैं रिव्यू से पहले एक बात आपको बता दूं कि अगर किसी भी हम आथर का बुक पढ़ें, चाहे वो पाकिस्तान का आथर हो या चाहे वो फॉरेन राइटर हो, उससे उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होता है स्ट्रक्चर। कि भाई आप उसमें स्ट्रक्चर कैसा लिखा गया है, या आप उसकी बातों को कितना गेन कर रहे हैं या कितना समझ रहे हैं, उनकी लैंग्वेज कैसे लिखी गई है। तो इस बुक की, द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान की, जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो ये है कि आप अपना स्ट्रक्चर, रिटन स्ट्रक्चर इससे ठीक कर सकते हैं, और इसमें बड़ी अच्छी वोकेब आपको मिलेगी। और इसने सर ने इस बुक को ऐसा डिज़ाइन किया है कि आप बड़ी इजी इस बुक को गेन कर सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, द हिस्टोरिकल फैक्टर 1। अब सर के अजीज़ ने जो इस बुक को स्टार्ट किया है वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से स्टार्ट किया है, जिसमें ये है कि भाई मोहम्मद बिन कासिम ने जब इन्वेड किया 712 में, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक आया, उसके बाद दिल्ली सल्तनत की हुकूमत आई, फिर दिल्ली सल्तनत के जो लास्ट जो सल्तनत थी लोधी डायनास्टी, उस लोधी डायनास्टी को डिफीट देने के बाद मुगलिया सल्तनत की हुकूमत यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई हिंदुस्तान में। और मुगलिया सल्तनत की जब हुकूमत ख़त्म हो गई, जब वीक हो गई, जब उनकी डिक्लाइन आई 1858 में, तो उसके बाद यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्ट हुई, या ब्रिटिश गवर्नमेंट की हुकूमत यहाँ पे बनी। अब यहाँ पे सर सैयद अहमद ख़ान ने पेज नंबर 18 पे ये डिफ़ाइन किया है कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट बनी, जब ब्रिटिश हुकूमत बनी, तो उस वक्त ब्रिटिश को ये लग रहा था कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं, या जो मुस्लिम नेशन है या मुस्लिम कम्युनिटी है, वो हमारे ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि हमने उनकी हुकूमत गिराई है, हमने उनकी हुकूमत पे कब्ज़ा कर लिया है, तो ये हमें रेजिस्ट करना चाहते हैं, ये हमें फिर शिकस्त देना चाहते हैं। तो इस बातों की वजह से मुसलमानों को बड़ा टफ टाइम दिया गया, और इसका फ़ायदा जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो हुआ वो दूसरी कम्युनिटीज़ को हुआ, स्पेशली हिंदूज़ को। और उसके बाद क्या हुआ कि जब एक गैप बढ़ रहा था मुसलमानों के दरमियान और ब्रिटिश के दरमियान, तो उस वक्त एक बड़ा ज़बरदस्त मुसलमानों का एक हीरो कह दूँ जो 19th सेंचुरी में था, सर सैयद अहमद ख़ान। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने नहीं कि सिर्फ यकीन दिलाया ब्रिटिश को कि मुसलमान आपके ख़िलाफ़ नहीं, मगर सर सैयद अहमद ख़ान ने जो भी ब्रिटिश मुसलमानों के जो हुक्मरान थे उनके पास जाकर सैयद अहमद ख़ान ने उन्हें भी कहा कि भाई आप लॉयल बन जाएं, आप वफ़ादार बन जाएं, आप फेथफुल बन जाएं ब्रिटिश गवर्नमेंट के, क्योंकि ये इतने पावरफुल हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट वाले, ये यहाँ से जाने वाले हैं नहीं, और हम उनके साथ नहीं लड़ सकते। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू थे जिसकी वजह से सर सैयद अहमद ख़ान ने ताल्लुकात बेहतर करवाए ब्रिटिश हुकूमत के साथ। और सर सैयद अहमद ख़ान को ये भी मालूम था कि जो हिंदूज़ हैं यहाँ पे, जब 1885 में जब कांग्रेस बनी, वो मुसलमानों के फेवर में नहीं, तो इसलिए सर सैयद अहमद ख़ान ने बार बार यही कोशिश कराई कि ताल्लुकात बेहतर कराए जाएँ ब्रिटिश हुकूमत के साथ मुसलमानों के। और सर सैयद अहमद ख़ान की और ये एफर्ट थी कि उन्होंने लॉयल्टी पेश करवाई और ताल्लुकात बेहतर करवाए ब्रिटिश हुकूमत के साथ, और मोटिवेट किया मुसलमानों के भाई आप एजुकेशन हासिल करें, क्योंकि जब 1858 में जब मुगलिया सल्तनत का जवाल आया और ब्रिटिश हुकूमत बनी, तो 1858 के बाद बहुत से मुसलमानों ने रेजिस्ट किया कि भाई हम इनके स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे, हम इंग्लिश की तालीम को हासिल नहीं करेंगे। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने मोटिवेट किया कि भाई अगर आप लोग यहाँ पे इंग्लिश नहीं पढ़ोगे या उनके सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करोगे, तो आप दुनिया के हर सिस्टम में पीछे रह जाओगे। तो इसलिए सर सैयद अहमद ख़ान का जो सेकंड स्लोगन था वो ये था कि आप एजुकेट बन जाएं या एजुकेशन हासिल करें। अब थर्ड नंबर पॉइंट जो सर सैयद अहमद ख़ान का था वो ये था कि सर सैयद अहमद ख़ान ने कोशिश की कि आप सियासत से दूर रहें,
अब ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है। अब यहाँ पे बहुत से आर्टिकल इस बात पे लिखे गए हैं कि सर सैयद अहमद खान ने कैसे कहा कि सियासत से दूर रहें। अब यहाँ पे एक इशू था, यहाँ पे पेज नंबर 21 पे लिखा गया है कि भाई कांग्रेस बनी 1885 में, और कांग्रेस बनने के बाद जो कांग्रेस का आउटलुक था वो हिंदू ऑर्थोडॉक्स आउटलुक था। सर सैयद अहमद खान समझ गया कि अगर मुसलमानों ने कांग्रेस को ज्वाइन किया तो मुसलमानों के इंटरेस्ट सर्व नहीं होंगे, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के लिए काम कर रही थी। एक पॉइंट ये था, और दूसरा पॉइंट ये था कि 1892 में इंडिया में डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस करवाई गई। अब जब डेमोक्रेसी 1892 में इंट्रोड्यूस हुई तो उस वक्त जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो थी 25%। अब 25% मुस्लिम पॉपुलेशन मुसलमान को इतनी सीट हासिल कर नहीं सकते थे, तो तब सर सैयद अहमद खान ने कहा कि भाई आप सियासत से दूर रहें, अब आप एजुकेशन हासिल करें और ताल्लुकात बेहतर करें ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यह हुआ कि फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई 1905 में। जैसे मैंने आपको बता दिया कि 1885 में कांग्रेस बनी, उसके बाद 1892 में यहाँ पे सर के अजीज ने लिखा है कि 1892 में इंडियन एक्ट आया, फिर 1898 में सर सैयद अहमद खान की डेथ होती है, उसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई 1905 में। अब पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुई, जिसका डायरेक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा मुसलमानों के ऊपर, क्योंकि मुसलमान थे बंगाल में माइनॉरिटी में। जब अब जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई तो उसमें ये था कि ईस्टर्न बंगाल और वेस्टर्न बंगाल, जो ईस्टर्न बंगाल था जिसमें टोटल पॉपुलेशन थी वो थी 31 मिलियन, और जिसमें 18 मिलियन हुए मुसलमान और 12 मिलियन हिंदूज। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये जो पॉइंट था वो ये था कि जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई उसके बाद ये मुसलमानों के लिए बड़ा एक ज़बरदस्त पॉइंट था, या मुसलमानों के फ़ायदे में ये थी बात। मगर यहाँ पे हिंदूज जो कम्युनिटी थी वो बात उन्हें कभी भी काबिल कबूल नहीं थी कि वो बंगाल में मेजॉरिटी से माइनॉरिटी हो जाए, क्योंकि जब पार्टीशन बंगाल की नहीं हुई थी तो वो वहाँ पे मेजॉरिटी में थे। मगर जब पार्टीशन हुई तो जो जहाँ पे मुसलमान जिस एरिया में मेजॉरिटी में थे, जब वो प्रॉमिस बनाया गया तो वहाँ पे मुसलमानों का वो प्रॉमिस बन गया, क्योंकि वहाँ पे मुसलमान मेजॉरिटी में आ गए। जिसके बाद क्या हुआ कि कांग्रेस ने बड़ी प्रोटेस्ट की, कांग्रेस ने बड़ी हड़तालें की, और जो दूसरे हिंदूज थे उन्होंने हड़तालें की, और बंगाल वालों को ये कहा गया कि भाई आपके कल्चर को ये डिवाइड करना चाहते हैं मुसलमानों के साथ मिलकर, जिसमें बड़ी मूवमेंट्स चली। और सबसे जो इम्पोर्टेंट मूवमेंट थी वो थी स्वदेशी मूवमेंट या बायकॉट ऑफ ऑल ब्रिटिशर गुड्स। जो भी ब्रिटिशर के गुड्स थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के का सामान था, उनका बायकॉट करवा दिया गया। अब जब बायकॉट हुआ तो देखें बायकॉट हर जगह पे किया गया। अब ज़्यादातर बायकॉट जब देखें जहाँ जहाँ पे मुसलमान माइनॉरिटी में थे और हिंदूज मेजॉरिटीज़ में थे, वहाँ पे मुसलमानों के शॉपकीपर्स को, उनके बिजनेसमैन को भी कहा गया कि भाई आप भी बायकॉट करें। अब देखें कोई बंदा बायकॉट तब कर सकता है जब कोई बात उनके फेवर में ना हो। अब ये पार्टीशन ऑफ बंगाल जो थी वो मुसलमानों के फेवर में थी। अब कोई मुसलमान कैसे उसका बायकॉट कैसे कर सकता है? एक रीज़न ये था जिसकी वजह से मुसलमानों को नफरत बढ़ती गई उस कांग्रेस के खिलाफ, और मुसलमानों को ये लगा कि भाई हमारे लिए कोई ऐसी पार्टी हो जहाँ पे हम अपने इंटरेस्ट को सिक्योर कर सकें। और वहाँ पे एक बात और हुई, अगर पार्टी को अलग कर दें, वहाँ पे ये था कि जब जो ब्रिटिश का सामान था, वहाँ पे जो गुड्स था वो एक तो कम प्राइस में और उनकी क्वालिटी बेहतर होती थी बनस्बत वहाँ पे जो लोकल सामान था। तो ये भी एक पॉइंट था कि वहाँ पे के जो मुसलमान बिजनेसमैन थे वो नहीं चाहते थे कि हम कोई ऐसी चीज़ खरीदें जिनकी क्वालिटी भी बेहतर ना हो और वो प्राइस में भी हाई हो, जिसकी वजह से ये कुछ बातें हुई। मतलब कि ये एक ऐसे रीजंस थे जिन्होंने मुसलमानों को मोटिवेट किया कि आप भी सियासत में आएं, जिन्होंने मुसलमानों को मोटिवेट किया कि भाई आप भी कोई अपने हकूक़ के लिए पार्टी बनाएं, आप भी अपने राइट्स के लिए कोई पार्टी बनाएं। तो सर सैयद अहमद खान ने यहाँ पे पेज नंबर 28 में लिखा है द बिगनिंग ऑफ पॉलिटिक्स,
मतलब कि उनके जो वो बिहेवियर थे कि भाई आप भी बायकॉट करें, इन बातों को देखकर मुसलमानों ने भी अपनी पार्टी बनाने का ऐलान किया और मुसलमानों ने पार्टी बनाई मुस्लिम लीग। अब यहाँ पे एक बात और बता दूं आपको, पेज नंबर 29 पे लिखा गया है कि 1902 से लेकर 1905 तक मुसलमान कंटिन्यूस नेगोशिएट करना चाह रहे थे वो वहाँ के कांग्रेस के साथ, हिंदूज के साथ, कि भाई हमें भी अपने साथ मर्ज करो, मतलब कि हमें भी साथ लेकर चलो। मर्ज का मकसद कि हमें भी साथ लेकर चलो, हमें नहीं छोड़ो। मगर उनका जो बिहेवियर ऐसा था जिसकी वजह से मुसलमानों को लगा कि भाई हमें एक अलग पार्टी हो जहाँ पे हम अपने हकूक़ को सिक्योर कर सकें, हम अपने हिसाब से कोई बात की डिमांड कर सकें। तो ये एक बड़ा पॉइंट था। और उसके बाद जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई और पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद जब मुसलमानों को टफ टाइम दिया गया कि आप भी बायकॉट करें ब्रिटिश के सामान का, तो वो भी एक रीज़न था जिसकी वजह से मुसलमानों ने सोचा कि भाई हमारे लिए कुछ हो। तो मुसलमानों के ताल्लुकात बेहतर हुए ब्रिटिश कम्युनिटी के साथ। इनके बाद जब मुस्लिम लीग बनी और ब्रिटिश के और मुसलमानों के आपस में ताल्लुकात बेहतर रहे और कांग्रेस के साथ इनके ताल्लुकात बड़े ही ख़राब रहे। तो उसके बाद क्या हुआ कि मुसलमानों और ब्रिटिश के जो ताल्लुकात थे वो ताल्लुकात ज़्यादा देर तक बेहतर नहीं रहे, क्योंकि 31 पेज पे सर के अजीज ने लिखा है दी ब्रेक विद द ब्रिटिश। दी ब्रेक विद द ब्रिटिश कब हुई कि जो कांग्रेस की प्रोटेस्ट थी वो कंटिन्यू चल रही थी। वो कंटिन्यू कर रहे थे कि भाई आप जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई उसे ख़त्म कर दें, फिर बंगाल को मिला दें जैसे पहले सिस्टम था। तो जब ब्रिटिश हुकूमत उनके बातों में आ गई या उनको ये लगा कि भाई इस पार्टीशन ऑफ बंगाल को ख़त्म किया जाए, क्योंकि इस पार्टीशन की वजह से यहाँ पे बड़ी प्रोटेस्ट हो रही हैं और सारी कम्युनिटी यहाँ पे ख़िलाफ़ हो रही हैं, तो उसके बाद 1911 में ये पार्टीशन ऑफ बंगाल ख़त्म कर दी गई। अब जब पार्टीशन ऑफ बंगाल ख़त्म हुई तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल को ख़त्म कर दिया गया और 1911 से लेकर 1922 तक ब्रिटिश के और मुसलमानों के ताल्लुकात बड़े ही ख़राब रहे। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो सर के अजीज़ ने अपने बुक के पेज नंबर 33 पर लिखा है कि 1858 से लेकर 1905 तक ऐसे ताल्लुकात थे जो इतने स्मूथ नहीं थे ब्रिटिश के और मुसलमानों के, मगर सर सैयद अहमद ख़ान जैसे लोग कोशिश कर रहे थे कि ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। मगर उसके बाद क्या हुआ कि 1906 से लेकर 1911 तक इनके ताल्लुकात बेहतर हो गए। जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई, जब मुस्लिम लीग बनी, उसके बाद जब रिफॉर्म्स आए 1909 में, उनमें मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम दिया गया, मतलब के ताल्लुकात बेहतर हुए। उसके बाद 1911 में जब पार्टीशन को कैंसिल किया गया तो 1911 से लेकर 1922 तक इनके ताल्लुकात ख़राब रहे। अब यहाँ पे मैं आपको एक बार और बता दूं, जब इनके ताल्लुकात ख़राब हुए तो उसके बाद मुस्लिम लीग ने और कांग्रेस ने आपस में ताल्लुकात बेहतर किए और ताल्लुकात बेहतर करने के बाद एक मुआहदा किया जिसे कहा जाता है लखनऊ पैक्ट। अब लखनऊ पैक्ट में ये दोनों पार्टीज़ आपस में मिल गई और लखनऊ पैक्ट के बाद इनकी नफ़रत ब्रिटिश से ज़्यादा बढ़ चुकी थी और उसके अलावा इन दोनों के जो डिमांड्स थे उन्होंने पेश की ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि भाई जो नेक्स्ट यहाँ पे रिफॉर्म आए उस रिफॉर्म में हम ये चाहते हैं। अब यहाँ पे सर के अजीज़ ने पेज नंबर 35 पे एक ज़बरदस्त बात लिखी है। उन्होंने कहा है कि जो ताल्लुकात ख़राब हुए मुसलमानों के ब्रिटिश के साथ, उसका सिर्फ रीज़न ये नहीं कि उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल कर दिया, मगर उनका बड़ा रीज़न ये था, वो था खिलाफत मूवमेंट, इंडियन खिलाफत मूवमेंट। क्योंकि जब वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ तो वर्ल्ड वार देखें, वर्ल्ड वार किसके दरमियान स्टार्ट हुआ? वर्ल्ड वार एक तरफ था ऑटमन एम्पायर, जैसे आज हम तुर्की कहते हैं, और ऑटमन एम्पायर के ताल्लुकात थे जर्मनी के साथ, और इन अब दो और भी कंट्रीज़ थी मगर जो इस वक्त हमारे लेक्चर के काम के हैं। तो उसके अलावा जो उनसे लड़ रहे थे वो था ब्रिटिश। अब ब्रिटिश हुकूमत थी इंडिया में, हुकूमत कर रही थी। अब ब्रिटिश हुकूमत लड़ रही थी ऑटमन एम्पायर से। अब ऑटमन एम्पायर मुसलमानों के लिए बड़ा एक, ये कहूँ कि
एक पसंदीदा एम्पायर कहूँ या होली एम्पायर कहूँ या ये कहूँ कि वो मुसलमानों के फेवर में एक एम्पायर था। अब यहाँ पे एक क्लेशेस का जो रीज़न था, एक तो ये था, और दूसरा ये हुआ कि जब वर्ल्ड वार वन ब्रिटिश या फ्रांस या जो उनके अलाइज से जब वो जीतने लगे, तो उन्होंने ये कहा कि हम ऑटमन एम्पायर को तोड़ेंगे और मुख्तलिफ कंट्रीज़ में तकसीम कर देंगे। अब ये बात इंडिया के मुसलमानों को कभी भी काबिल कबूल नहीं थी। वो ये नहीं चाहते थे कि कुछ भी ऐसा हो। तो इस बात की वजह से नफ़रत बढ़ रही थी ब्रिटिश के लिए। जब हद से ज़्यादा नफ़रत बढ़ चुकी थी, तो उस वक्त ब्रिटिश को ये लगा कि सबके साथ ताल्लुकात, मतलब इंडिया में सबके साथ ताल्लुकात बेहतर किए जाएं। तो उन्होंने कहा कि भाई हम ब्रिटिश को डिवाइड नहीं करेंगे। तो ये भी एक रीज़न था जिसकी वजह से इंडिया में रहने वालों मुसलमान जो थे उनके नफ़रत बढ़ी हिंदुस्तान में के रूलर्स जो थे, ब्रिटिश के जो रूलर थे उनके खिलाफ। उसके बाद यहाँ पे पेज नंबर 37 पे सर के अजीज़ ने ये लिखा है कि जो यहाँ पे बड़ी यूनिटी थी, क्योंकि जो खिलाफत मूवमेंट चली, खिलाफत मूवमेंट को सिर्फ मुसलमानों ने ज्वाइन नहीं किया, मगर खिलाफत मूवमेंट को कांग्रेस वालों ने भी ज्वाइन किया। गांधी ने भी सपोर्ट किया कि भाई हम भी आपके साथ हैं, आप खिलाफत, मतलब कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हम भी आपके साथ हैं। मगर ये जो यूनिटी थी कांग्रेस के दरमियान या हिंदूज के दरमियान या मुसलमानों के दरमियान बड़ी उरूज पे थी, बड़ी इपेक्स पे थी। मगर उसके बाद क्या हुआ कि 1921 में कुछ क्लैशेस हुए हिंदूज के दरमियान और मुसलमानों के दरमियान, इतनी हद तक कि सर के अजीज ने 37 पेज पे लिखा है कि वहाँ पे मार्शल लगाई गई कुछ टाइम पीरियड के लिए मालाबार में। तो मतलब कि उनके जो ताल्लुकात थे वो ताल्लुकात फिर ख़राब हो गए 1921 में। और 1921 के बाद अब यहाँ पे पेज नंबर 38 पे इसका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो रहा है। तो उसमें सर ने यही लिखा है कि अब आगे देखते हैं कि इनके ताल्लुकात क्या फिर गेन होते हैं या गेन नहीं होते हैं। तो ये था चैप्टर नंबर 1, और इंशाल्लाह मैं आपको बहुत जल्दी हिस्टोरिकल फैक्टर 2 चैप्टर नंबर 2 पे लेक्चर डिलीवर करूँगा। तो ये रहा मेरा लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, दैट्स ऑल।